Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my CPC class. In this session of CPC, I was continuing Unit 1 and in Unit 1 I had already discussed about judgment, related section to judgment, that is section 33 and order 20, in which the rules which were related to judgment. Then I came to decree. In my last videos I have already discussed about concept of decree, essentials of decree, what is the meaning of decree, types of decree, so many points, so many important essentials related to decree I have discussed in my last video series. And then the sections and orders related to decree I had started. The section is same, which is the section of also the judgment, that is section 33, because decree always follow जजमेंट. ठीक है, डिक्री जजमेंट को फॉलो करती है, इसलिए सेक्शन भी 33 में दोनों की बात की गई. इसके बाद जब हम ऑर्डर में आए तो ऑर्डर 20 भी जजमेंट और डिक्री दोनों की बात करता है. तो उसमें हमने अब तक रूल पढ़ लिए हैं आपके. रूल 1 के बाद रूल आपका 2, 3, 4, 5, 5A, 6A, 6B, 7, रूल 8, रूल 9, रूल 10, रूल 11, रूल 12, उसके बाद रूल 12A, 13 and rule 14. We have already discussed all these rules in order 20. यहाँ पर रूल 6 से लेकर जो रूल्स स्टार्ट हुए हैं वो आपके डिक्री से रिलेटेड रूल्स हैं. तो हम 14 तक डिस्कस कर चुके थे. इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर आई डिस्कस्ड रूल 14 टिल रूल 14. ओके, डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट. नाउ वी कम टू रूल 15. ओके, रूल 15 यहाँ से आपका जो डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करता है, स्टार्ट होता है. रूल 15 सेज डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर डिक्री जो है वो किसी केस में डिक्री करनी है कोर्ट को, किस लिए? फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए, पार्टनरशिप के विघटन के लिए. तब क्या होगा कि जहाँ पर सूट डिसोल्यूशन के लिए है, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए है, ठीक है, या फिर ऐसे किस चीज़ के लिए कि कोई पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रही है, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, तो टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो उसके अकाउंट्स से रिलेटेड है. मतलब उसके जो लेखा बहियाँ हैं, उसके जो खाते हैं, उनको कैसे उस चीज़ का निर्धारण किया जाए, उसके लिए है, अकाउंट से रिलेटेड है. तब क्या होगा? द कोर्ट बिफोर पासिंग ए फाइनल डिक्री, कोर्ट पहले फाइनल डिक्री पास नहीं करेगा. फाइनल डिक्री पास करने से पहले कोर्ट क्या करेगा? मे पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री. कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा और क्या करेगा? डिक्लेयरिंग द प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ द पार्टीज. और प्रिलिमिनरी डिक्री में वो क्या कर देगा कि जो भी पार्टीज हैं पार्टनरशिप में, उनके प्रोपोर्शनेट शेयर डिक्लेयर कर देगा. ठीक है, और क्या करेगा? फिक्सिंग द डे ऑन विच द पार्टनरशिप शैल स्टैंड डिसॉल्व. और एक उसी डिक्री में वो एक डे फिक्स कर देगा कि इस दिन से ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, या फिर टू बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड, या फिर ये मान लिया जाएगा कि इस दिन से ये पार्टनरशिप खत्म हो गई. ठीक है, एंड मतलब डिसॉल्व हो गई, विघटित हो गई. एंड डायरेक्टिंग सच अकाउंट्स टू बी टेकन, और वो डायरेक्ट ऐसे अकाउंट्स को वो मतलब हैंड ओवर कर लेगा. ठीक है, एंड अदर एक्ट्स टू बी डन एज इट थिंक्स फिट, मतलब जो भी अकाउंट्स इन क्वेश्चन है उनको हैंड ओवर करके उनको डिसाइड करना है. तो जब जिस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, अकाउंट से रिलेटेड अगर कुछ कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग वो डायरेक्शन उस डिक्री में दे देगा. ठीक है, एंड अदर एक्ट्स टू बी डन एज इट थिंग्स फिट, और जो भी एक्ट और मतलब कोर्ट को लगता है किए जाने हैं, जो भी उसको लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली भी उसी डिक्री में आदेश देगा. अब हम आते हैं रूल 16 में, ऑर्डर 20 के रूल 16 में. रूल 16 क्या कहता है कि डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट,
बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर कोई सूट जो है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल और एजेंट के, ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई सूट है उसमें डिक्री होनी है, तब क्या प्रोविजंस होंगे, ये रूल 16 ऑफ ऑर्डर 20 बताता है। तो वो क्या कहता है कि इन अ सूट फॉर एन अकाउंट ऑफ पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन, मतलब पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, धन संबंधी, पैसे से संबंधित अगर कोई समव्यवहार है, पैसे से संबंधित, ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई अकाउंट है, किसके बीच में, बिटवीन अ प्रिंसिपल और एन एजेंट, एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, एंड इन सर्टेन द अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू और फ्रॉम एनी पार्टी, और क्या डिसाइड करना है कि कोई अमाउंट ऑफ मनी ड्यू है, ठीक है, टू और फ्रॉम एनी पार्टी, या किसी पार्टी से अमाउंट ऑफ मनी लेना है या किसी पार्टी पर ड्यू है, तब दैट एन अकाउंट शुड बी टेकन द कोर्ट शैल बिफोर पासिंग द फाइनल डिक्री, तब उस अकाउंट को वही कोर्ट देखेगा और फिर क्या करेगा, कोर्ट जो है फाइनल डिक्री पास करने से पहले फिर इसमें भी यही करेगा कि पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री, एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा, डायरेक्टिंग सच अकाउंट्स टू बी टेकन, कि इन अकाउंट्स को लेने के संदर्भ में, इन लेखा बहियों को लेने के संबंध में वो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, कोर्ट डिक्री में ही डायरेक्ट करेगा, प्रिलिमिनरी डिक्री में, एज इट थिंग्स फिट, जो इसको फिट लगता है। अब देखिए रूल 15 और 16 दोनों कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री की बात की, पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा। क्यों पास करेगा प्रिलिमिनरी डिक्री पहले, क्यों नहीं फाइनल कर सकता, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज में से किसी को भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो कोर्ट के आदेश से, कोर्ट ने जो डिक्री किया उससे सहमत नहीं है, तो वो आगे मतलब कोर्ट के सामने आ सकती हैं, ठीक है, अपील कर सकती हैं या कोर्ट को अपना ग्रीवांस बता सकती हैं, और फाइनल डिक्री पास हो गई तो फिर सीधे अपील की बात है, लेकिन प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई तो दोनों पार्टी का एक असेसमेंट हो जाता है कि हाँ ये लोग लगभग इस बात से सहमत हैं, तो कोर्ट को आसानी हो जाएगी आगे फाइनल डिक्री के लिए, इसलिए पहले फाइनल डिक्री पास की जाती है, ठीक है, इसलिए पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए पार्टीज़ के बीच में और ज़्यादा। तो ये 15 और 16 हो गए। उसके बाद हम रूल 17 पे आते हैं। तो रूल 17 बात करता है स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट्स, कि कोर्ट डिक्री में स्पेशल डायरेक्शंस भी दे सकता है, देगा अकाउंट के संबंध में, मतलब कि वो डिक्री में तो देता ही देता है, ठीक है, अकाउंट अगर किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें डिक्री में तो देता ही देता है, लेकिन उसके बाद वो अगर कोई स्पेशल ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट स्टेज पर सब्सिक्वेंट ऑर्डर कर सकता है अकाउंट के लेने के संबंध में, अकाउंट के प्रमाणित किए जाने के संबंध में, ठीक है। तो इस सब के लिए रूल 17 है स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट्स, मतलब कोर्ट डिक्री में जो ऑर्डर देगा उसके बाद सब्सिक्वेंटली भी वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम रूल 18 में आते हैं। रूल 18 कहता है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेयर देयर इन, कि डिक्री अगर किस लिए है, संपत्ति के विभाजन के लिए, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है, या फिर सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेयर देयर इन, कि किसी मतलब कई लोग उस संपत्ति के मालिक हैं, उसमें से किसी को अपना सेपरेट पोजेशन चाहिए, ठीक है, अलग पोजेशन चाहिए, उसके लिए है, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति होगी। तो रूल 18 का, ठीक है, सब रूल 1 क्या कहता है कि इफ एंड इन 1 मिनट, ये कहता है कि इफ मतलब पॉइंट 1 है, आप इसको सब रूल नहीं कह सकते, ठीक है, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो पॉइंट 1 है वो कहता है कि if and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the government, कि अगर जो डिक्री है वो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, सरकार को उससे राजस्व मिलता है, तब क्या होगा कि द डिक्री शैल डिक्लेयर द राइट्स ऑफ सेवरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। तो पहले जब मतलब जो कोर्ट डिक्री पास करेगा उसमें वो जो भी पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड होंगी उन सभी पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर कर देगा, बट
shall direct such partition or separation to be made by the collector। लेकिन इसमें आपको रूल 18 में एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी मतलब कोर्ट डायरेक्ट तो कर देगा कि पार्टी को मतलब इस सारे पार्टीज़ के जो भी राइट्स बनते हैं उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पार्टीज़ के वो डिक्लेयर कर देगा मतलब डिक्री के थ्रू, लेकिन जो भी पोजेशन वो डायरेक्ट करेगा और पोजेशन जो भी पार्टीशन और जो भी सेपरेशन होना है वो कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। ठीक है, कलेक्टर करेगा, या फिर अगर कलेक्टर खुद नहीं करता तो वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, ठीक है, सबऑर्डिनेट गजटेड ऑफिसर को वो क्या करेगा, अब डेप्यूट करेगा अपनी जगह पर कि नहीं इसको मेरे बिहाफ पर मतलब कलेक्टर के बिहाफ पर वो सबऑर्डिनेट गजटेड ऑफिसर उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन या सेपरेशन करेगा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सच डिक्लेरेशन एंड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54, वॉट एवर प्रोविजंस हैव बीन गिवन इन सेक्शन 54 उसके अकॉर्डिंगली ही डिक्लेरेशन होंगे प्रॉपर्टी के, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब इसी का पॉइंट 2 है, तो वो कहता है कि इफ एंड इन सो फॉर एज सच डिक्री रिलेट्स टू एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि डिक्री जो है वो किसी चीज़ से रिलेटेड है, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिससे डिक्री रिलेटेड है। तो क्या करेगा द कोर्ट में, इफ द पार्टीशन और सेपरेशन कैन नॉट बी कन्वीनियंटली मेड विदाउट फर्दर इंक्वायरी, और कोर्ट को लगता है कि ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन या सेपरेशन बहुत आसानी से कन्वीनियंटली नहीं हो सकता, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, बिना इंक्वायरी के फर्दर इंक्वायरी के नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा। ठीक है, वही चीज़ है कि जहाँ थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि पार्टीज़ सेटिस्फाई नहीं है या कुछ है, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री को पास करेगा, डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ सेवरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी में जितने भी हितबद्ध लोग होंगे उन सब के राइट्स कोर्ट उसमें डिक्लेयर कर देगा प्रिलिमिनरी डिक्री में, एंड गिविंग सच फर्दर डायरेक्शन एज मे रिक्वायर्ड, और उसके संबंध में जो भी आगे डायरेक्शंस रिक्वायर्ड होंगे वो दे देगा। मतलब प्रिलिमिनरी डिक्री में सबके राइट्स डिक्लेयर कर दिए, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन उठाएगा कोर्ट में। ठीक है, इसलिए प्रिलिमिनरी डिक्री पहले की जाती है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, लगता है कि पार्टीज ये सारी पार्टीज सेटिस्फाई नहीं होंगी या कुछ भी, तो कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा। जिसको जो ऑब्जेक्शन होगा प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद तो वो कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन लाएगा, तो इसलिए प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी ऐसे में, और फिर जो भी डायरेक्शन नेसेसरी होंगे वो कोर्ट देगा। नाउ वी कम टू रूल 19, डिक्री व्हेन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज अलाउड। अब क्या है कि रूल 19 क्या कहता है कि डिक्री की स्थिति तब क्या होगी जबकि सेट ऑफ या काउंटर क्लेम अलाउ है। किसी केस में, किसी सूट में सेट ऑफ है मतलब काउंटर क्लेम किया गया डिफेंडेंट के द्वारा, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, इसका सब रूल 1 बताता है कि वेयर द डिफेंडेंट हैज़ बीन अलाउड सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, जहाँ पर डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम या सेट ऑफ, ठीक है, एक ही बात है, उसको प्लेंटिफ के अगेंस्ट अलाउ कर दिया है कोर्ट ने, वहाँ पर क्या है, द डिक्री शैल स्टेट व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू द प्लेंटिफ। डिक्री ये स्टेट करेगी, ये डायरेक्ट करेगी, डिक्री में ये लिखा जाएगा कि क्या अमाउंट प्लेंटिफ पर ड्यू है एंड व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू डिफेंडेंट, कौन कितना अमाउंट डिफेंडेंट पर ड्यू है, एंड शेल बी फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम विच अपीयर्स टू बी ड्यू टू आइदर पार्टी। और क्या करेगी, शेल बी मतलब जो डिक्री होगी वो किस लिए होगी, रिकवरी ऑफ एनी सम, ठीक है, कि जो भी पैसा है, मतलब जिस पार्टी पर भी, किसी भी पार्टी पर जो पैसा ड्यू लगता है उसकी रिकवरी के लिए डिक्री पास
की जाएगी। दिस इज सब रूल 1 ऑफ रूल 19 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू रूल सब रूल 2। वो क्या कहता है कि अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। मतलब जिन सूट्स में जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम अलाउ हुआ है तो उनमें अपील की स्थिति, ऐसी डिक्री से अपील की स्थिति क्या होगी। तो सिंपल शब्दों में यही है कि ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि मतलब उसमें काउंटर क्लेम नहीं हुआ अपील की स्थिति में। वही चीज़ वेयर कह रहा है, वेयर प्रोविजन कि एनी डिक्री पास्ड इन अ सूट इन विच सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज क्लेम्ड। मतलब कि ऐसे केस में जिसमें काउंटर क्लेम अलाउ किया गया है, क्लेम किया गया है और उसमें डिक्री पास हुई है तो क्या है, शेल बी सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजंस। वो बिल्कुल उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील। अपील के संबंध में जो प्रोविजंस होते हैं टू विच इट वुड हैव बीन सब्जेक्ट इफ नो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हैड बीन क्लेम्ड। मतलब कि जब किसी उसमें ऐसे मान लिया जाएगा कि मतलब वही प्रोविजंस लागू होंगे जो अगर काउंटर क्लेम अलाउ ना किया गया होता तब अपील में होते। अब इसी का सब रूल 3 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शेल अप्लाई whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 or otherwise। और जो provisions of this rule मतलब इस रूल के जो आपका ये रूल 19 है, इसके प्रोविजन जो हैं वो क्या करेंगे, शेल अप्लाई होंगे ही। शेल अप्लाई लिखा है, ठीक है, अप्लाई होंगे ही वेदर द सेट ऑफ इज एडमिसेबल अंडर रूल 6 और ऑफ ऑर्डर 8 और अदरवाइज। मतलब कि इसके प्रोविज़न मतलब इस रूल के जो भी प्रोविज़न है वो लागू होंगे चाहे सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 में क्या हुआ है, मतलब अलाउ हुआ है, एडमिसेबल है या अदरवाइज है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, दिस इज द लास्ट रूल, रूल 20 ऑफ ऑर्डर रूल 20 ऑफ ऑर्डर 20। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट की बात करता है एंड डिक्रीज टू बी फर्निश्ड। ये डिक्री और जजमेंट दोनों के संदर्भ में है रूल 20 ऑर्डर 20 का, कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड, कि जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो तैयार की जाएंगी। ठीक है, क्या कहता है ये, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री शेल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंस। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं जजमेंट की और डिक्री की वो प्रिपेयर की जाएंगी, पार्टीज को दी जाएंगी उनकी एप्लीकेशन पर एट देयर एक्सपेंस, मतलब उनके खर्चे पर। ठीक है, पार्टीज़ के खर्चे पर ही सर्टिफाइड कॉपीज़ उनको कोर्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। ये रूल 20 ऑफ ऑर्डर 20 कहता है। तो नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड डिक्री ऑल्सो। सो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।